जोहार दोस्तों, मैं श्याम तिवारी आप सभी का द बैक बेंचर्स क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं सभी को, आप सभी छात्रों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं विश करना चाहता हूँ और साथ ही साथ माँ भगवती से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ और सक्सेस लाएँ। दोस्तों, आज हमारा ये जो पॉडकास्ट है उसमें एक खास अतिथि यहाँ पे हमारे साथ हैं जिनका नाम कृष्णा शुक्ला। उन्होंने इस बार जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में एज अ डिप्टी कलेक्टर सिलेक्शन पाया है। तो हम उनसे आज जानेंगे कि उनका सक्सेस का स्ट्रेटजी और स्टोरी क्या है। तो कृष्णा सर, नमस्कार, थैंक यू एंड वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म द बैक बेंचर्स क्लासेस। श्याम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस बैक बेंचर्स प्लेटफॉर्म पे मुझे आके मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक मौका दिया आपने, और आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरे तरफ से हैप्पी नवरात्र। माता रानी सबके कृपा बरसाए। थैंक यू शुक्ला जी। तो अपने पॉडकास्ट को शुरू करते हैं आपका इंट्रोडक्शन के थ्रू। आप थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप प्लीज़ अपना दीजिए। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम कृष्णा कुमार शुक्ला है। मैंने अभी रिसेंटली 11 to 13 जेपीएससी में 96th रैंक प्राप्त करके डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। अच्छा, आपका एवरेज सा स्टूडेंट रहा था। हाँ, आपके बैकग्राउंड पे ही मैं आना चाह रहा था कि किस तरीके का जर्नी और आपका स्कूलिंग वगैरह में कैसा आप स्टूडेंट थे। जैसे कि कई बार लोगों को लगता है ना कि सिविल सर्विसेज वही क्लियर कर सकते हैं जिनका मतलब स्कूलिंग जो है काफ़ी अच्छा रहा हो, है ना। 12 तक मेरा पीसीएम था, साइंस स्ट्रीम मैंने सेलेक्ट किया था। और जैसा कि मेरे बहुत सारे दोस्त आईआईटी जेईई का तैयारी करते थे, मैं भी करता था। अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली आईआईटी में भी मेरा नहीं हुआ। तो फिर उस समय ही ये डिसीज़न था कि कुछ अब करना है, कुछ अलग करना है, कुछ थोड़ा बड़ा करना है। तो जिस तरह का जो फैमिली बैकग्राउंड था मेरा, जैसे मेरे पापा भी अंचल अमीन थे, तो ये डेप्यूटी कलेक्टर हो गया, जैसे गवर्नमेंट। हाँ, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। मैं ये पूछना भी चाहता था कि मतलब जो एस्पिरेशन था आपका कि कहाँ से आपने गेन किया उस चीज़ को कि मुझे भाई डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, या फिर मुझे तो लगता है कि आप यूपीएससी का भी तैयारी करते होंगे। जी, मैंने यूपीएससी का 3 अटेम्प्ट दिया है। 3 अटेम्प्ट दिए थे। तो फिर उधर कैसा रहा था? वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली एक लूप सा बन गया था मेरे लिए। और वहाँ एक सीसैट पेपर होता है। जी। उस पेपर में मेरा बार सिलेक्शन नहीं होता था। हालांकि जीएस जो होता है, जीएस 1, उसको मैंने कंफर्टेबली क्रॉस किया है 2 बार। ओके। जो यहाँ पे आपको फिर झारखंड में एक एज दिया होगा जीएस। जी बिल्कुल, वो काफ़ी एज देता है, मैंने देखा। तो फिर आते हैं सर कि आपका इंस्पिरेशन जो था जी, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो इंस्पिरेशन एज सच मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ कोई इंसिडेंट, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो था कि पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और जैसे अगर देखेंगे तो वो डेप्यूटी कलेक्टर के अंदर ही, सीओ अंचल ऑफिस के अंदर ही काम करते थे। जी। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने का एक जो था सपना, कहीं ना कहीं वहाँ से जुड़ा हुआ। तो आप मतलब जाते थे पापा के ऑफिस में? जी, काफ़ी अच्छा टर्म भी था पापा का, जो सीओ वीडियो थे। ओके। और डीसी साहब के बारे में हमेशा सुनते थे कि डीसी सरकारी हो रहा है, वो हो रहा है। तो यूपीएससी करके आईएएस करने का वो सपना। हाँ, एक क्या होता है ना कि बचपन से ही हम किसी के बारे में अगर सुनते आते हैं, उसका ग्लोरिफिकेशन के बारे में सुनते हैं, तो हमें भी मन करता है कि भाई वो चीज़ हम भी बने। हाँ जी, बिल्कुल, ये बचपन से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड था ये। जी, ये बहुत बढ़िया सर। तो अच्छा, ये बताइए कि ये आपका जेपीएससी जो था वो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट ही था या फिर उससे पहले भी आप नहीं, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, सेकेंड अटेम्प्ट। और वही 7th to 10th जो पहला मेरा अटेम्प्ट था जेपीएससी का, जी। अनफॉर्चुनेटली प्री ही नहीं हो पाया था। प्री नहीं हो पाया था? नहीं। और इस बार आप 11 to 13 आए और उसको एकदम क्लीन स्वाइप कर दिया आपने। एकदम महादेव का कृपा है इसमें। नहीं, ग्रेट। यही मेहनत और डेडिकेशन की बात होती है ना। बिल्कुल। जैसा कि मैं भी 7 to 10 जेपीएससी में मुझे लगता है कि मेरे भी अच्छे नंबर थे। मैं तो इंटरव्यू तक गया था, तो उसमें ठीक था। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि मेरे से क्या हुआ गलती कि इस बार मैंने उसका बैगेज ले लिया कि मैं तो वहाँ तक पहुँच ही गया हूँ, उसके बाद मैं कर लूँगा, थोड़ा सा और मुझे मेहनत करना है। तो जो थोड़ा सा है ना,
वो काफ़ी कम हो गया। फिर वो मुझे इस बार काफ़ी Complacency। पीछे लगे। हाँ, वो जो है ना नहीं होना चाहिए। मैं अपने एंड से मतलब अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी अचीवमेंट का बैगेज अपने लाइफ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। ये चीज़ मैंने इस बार सीखा है। इस बार मैं दिया था इंटरव्यू, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं सेलेक्टेड हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था और जम के मेहनत करना चाहिए। श्याम जी, जैसा कि हम ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे, जी जी जी। मैं तो आपको बोल चुका हूँ कि यू आर जस्ट देयर, अनफॉर्चुनेट था वो बस। ना सही बात है, आप क्या ही कर सकते हैं। खैर नो इशू, लेकिन अपना गलती पहचानना जरूरी है सर। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जो मेरे से हुआ है उसको नेक्स्ट टाइम Next मुझे time उसको सुधारना। सुधारना है ना? चलिए कोई नहीं। तो आपका मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट था? जी। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो और इसके अलावा सर आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। जैसे कि यूपीएससी में तो आप दे ही रहे थे, साथ ही साथ फिर इधर आप आ गए। इसके बीच में और कुछ करना है क्या? अब ये यूनिक तो नहीं है मेरा, लेकिन एक स्ट्रैटेजी था कि जैसे कुछ एग्जाम्स हैं, अनसर्टेन एग्जाम्स हैं, जेपीएससी को देख लीजिए, सही बात है। रेगुलर नहीं है, रेगुलर अभी रिजल्ट्स टाइम पे नहीं आते हैं। सही बात है। यूपीएससी में भी मेरा वो सीसैट का लूप था। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया कि अपने आप को पॉजिटिवली क्या बोलते हैं वो, डिस्कनेक्ट नहीं कर डिस्कनेक्ट नहीं, एक पॉजिटिव इंगेजमेंट करने का Okay, ये था। तो वो पॉजिटिव इंगेजमेंट में मैंने दूसरे एग्जाम्स को टारगेट करना शुरू किया, जो कि मेरे रडार के अंदर था। Okay. उसमें एक एग्ज़ाम था नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, क्योंकि Okay. मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस रहा है और बैचलर्स और मास्टर्स में भी पॉलिटिकल साइंस रहा है। तो वो एग्ज़ाम था मेरे लिए लो हैंगिंग फ्रूट के जैसा। तो उस एग्ज़ाम को मैंने 3 बार क्रैक किया और लास्ट जब इस बार दिसंबर 2024 में मेरा 99.9 झारखंड जेपीएससी में एक लैंग्वेज पेपर का मेंस में अगर हम लोग प्रोसीड करें तो लैंग्वेज पेपर का रोल बहुत बड़ा होता है जी। तो लैंग्वेज पेपर आपका क्या था? जी, इसमें तो बहुत ही रोचक सा किस्सा है। अच्छा, एकदम बताइए। प्रीलिम्स जब मैं दे रहा था उस समय तक मैं श्योर नहीं था कि क्या मेरा लैंग्वेज पेपर होगा। जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मैं बहुत लोगों से मिला कि क्या रखना चाहिए, कैसे होगा, इतने कम समय में मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में कोटा, नागपुरी, ये सब मेरे पास ऑप्शन था। अच्छा। हिंदी और इंग्लिश को तो कंसिडर करना चाह रहा था, बट वो डर था कि क्या मार्किंग होगा, कैसे होगा। तो क्योंकि मैं नागपुरी बेल्ट से आता हूँ, लोहरदगा का जो क्षेत्र है, और घर में पेरेंट्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, वो बेसिकली नागपुरी में ही बात करते हैं। तो कम से कम सुना था वो, बैक ऑफ द माइंड था वो, और कभी बोल भी लेता था। तो नागपुरी को मैं पहला प्रेफरेंस दे रहा था। बट 7th to 10th जेपीएससी जो था, उसमें खोटा की तरफ जो मार्किंग था काफ़ी ठीक हाई, था, बहुत बढ़िया था। बढ़िया। और नागपुरी का काफ़ी खराब था। मैं मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ जी। मेरा खुद का मतलब यही था, डोलड्रम में था। मैं 7th जेपीएससी जब दे रहा था तो उस समय 60 to 70% अपना इंग्लिश का लैंग्वेज का जी। मैं कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, आप इंग्लिश रखते थे? हाँ, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी इंग्लिश से ही है, इंग्लिश ऑनर्स है, तो उस कारण हम इंग्लिश उस समय प्रेफर किए थे कि नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हो जाता है मार्क्स आ जाएगा। लेकिन जब मैं फिर टेस्ट देने लग गया दूसरे कोचिंग में जाके, तो वहाँ पे एक पीयर ग्रुप बना, तो वो फिर मुझे एडवाइस किए कि भाई फंस जाओगे इसमें। अच्छा, तो आपने बीच में चेंज करा? हाँ, मतलब मेंस का मैं बताता हूँ। मेंस जब मैं लिख रहा हूँ उधर नवंबर दिसंबर के अराउंड जब मॉक दे रहा था, तो फिर मैं मेंस का फॉर्म आया था, फिर भरना था उसको। उस समय मैंने डिसाइड किया कि नहीं चलो खोटा लेते हैं। और 7 to 10 जेपीएससी में आपने जैसा बताया कि मार्किंग थोड़ा ठीक ठाक हुआ था, तो उस समय अच्छा मार्क्स भी आ गया था, इवन 2-2.5 महीना पढ़ के बस, तो वो चीज़ था। लेकिन इस बार थोड़ा सा मार्किंग में दिखा है कि बैलेंस किया गया है सभी लैंग्वेज पेपर को 11 to 13 जेपीएससी। कह सकते हैं। हाँ, तो फिर आपका तो फिर वो मेरे लिए नेचुरल चॉइस नागपुरी था। बट बार बार मन को वही खोटा ले लेते हैं, खोटा ले लेना चाहिए। जैसा कि आप बताएं, बहुत बढ़िया मार्किंग और नागपुरी में उतना ही खराब मार्किंग। तो बार बार खटक रहा था कि क्या करे। अब क्या हुआ ना कि 52 डेज बस ऐसे आयोग हम लोग को दिए थे। जी। लेकिन उसमें भी 10-15 दिन 20 दिन यही सोचने में और डिसाइड करने में चला गया। तो अब मुझे याद आता है कि 45 to 40 डेज के आसपास होंगे जब मेंस का फॉर्म भरा जा रहा था। अच्छा। तो लास्ट तक मैंने सोचा, बहुत सोचा, फिर लगा कि अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज, हम लिख पाएंगे नागपुरी से ही आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर नागपुरी से आगे बढ़ा और फिर फॉर्चुनेटली
मार्क्स मेरा जो नागपुरी में है वो ठीक ठाक है, मुझे 97 मार्क्स मिला है। अच्छा है, कि good है। खराब तो नहीं नहीं नहीं, खराब नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम तो बहुत ही हाँ, मतलब मैं देख रहा था। 70s में, 80s में, 60s में 60s में भी थे, हाँ। 60s में भी थे। तो इस हिसाब से इस बार आपका अच्छा रहा है, डिसीजन काफ़ी अच्छा हाँ, रहा। अब इसमें कह सकते हैं कि और ऊपर वाले का कृपा रहा है। मुझे तो लगता है कि मतलब आपका 96 रैंक जो है जी। बहुत कम लोगों का टॉप 100 में जी नागपुरी से है। हाँ, टॉप 100 में नागपुरी से मैं ही हूँ। बस आप ही हो जी। और कोई नहीं है? नहीं। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन सर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी लोग आए नागपुरी बिल्कुल, से, बिल्कुल। क्योंकि ये हमारा रीजनल लैंग्वेज है। बिल्कुल, तो और थोड़ा सा इसको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। मार्किंग भी सही से होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे हमारा जो छोटा नागपुर सदर्न छोटा नागपुर का बेल्ट है जहाँ नागपुरी बोला जाता जी, है, जी, जी। नॉर्थ का कुंडा, तो वहाँ के बच्चों को डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। सही बात है। चलिए, तो ये जो है आपका लैंग्वेज पेपर का रहा बेसिकली। जी, और लैंग्वेज पेपर में बताना चाहूँगा कि मेन जो एग्जामिनेशन था उसमें भी मैंने जो घर में सुना है, घर में बोला है, उस तरह का ही नागपुरी लिखा और फिर वो मार्क्स। हाँ, मतलब जनरलिस्ट वैसा, मतलब स्पेशलिस्ट हाँ, जाके नहीं कि बुकिश किताबी लैंग्वेज को। बुकिश लैंग्वेज मैंने नहीं इस्तेमाल किया। जो घर आंगन में बोला जाने वाला भाषा था मेरा, जो मैं सुना हूँ, कभी बोला भी हूँ, तो वही मैं वहाँ पे लिखा। चलिए, अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कृष्णा जी, कि कई बार जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में ये रहता है कि हैंड राइटिंग काफ़ी रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में, जी। जेपीएससी का, तो उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, इससे भी जुड़ा एक किस्सा है मेरे लाइफ अरे, में, please। प्रिपरेशन के दौर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जब दिल्ली में प्रिपरेशन किया करते थे, उस समय लकीली एक पीयर ग्रुप बना था हमारा, और उस पीयर ग्रुप में शुभम कुमार जो 2020 के ऑल इंडिया रैंक 1 थे। अच्छा, बिहार वाले जो। हाँ, वो यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1 थे। Great, तो great। लकीली वो भी आपके ग्रुप में ही थे? हाँ, पीयर ग्रुप में थे। great। तो हम लोग ऐसा ही बैठ के खाना खा रहे थे एक बार। अच्छा अच्छा। तो उस समय उन्होंने मुझे इसके तरफ इसका इम्पोर्टेंस, हैंड राइटिंग का इम्पोर्टेंस बताया था। जैसे यूपीएससी में 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल, एक इससे जो कि मेरिट में काउंट होता है। तो उन्होंने बताया कि एक्सप्लेन किया उन्होंने कि जैसे अगर एक क्वेश्चन में भी आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो वो 0.5 मार्क्स भी एग्जामिनर से एक्स्ट्रा ले ले, तो हर पेपर में आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और अगर ये 4 पेपर में अगर काउंट करें तो इंटू 4 40 हो जाता है। 10 मार्क्स अगर ऑप्शनल के रख ले तो 60 हो गया, और अगर 10 मार्क्स ऐसे का रख ले तो 70 मार्क्स। और जब आप मेरिट लिस्ट देखेंगे तो 70 मार्क्स में आप आईएएस, अगर एक 70 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया तो आप आईएएस बन जाएंगे, और 70 मार्क्स आपको कम मिल गया तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ इतना बड़ा अंतर था। उस दिन मेरा जो आँख खुला और हैंड राइटिंग पे मैंने काम किया। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लंबा पेपर है तो छोटा छोटा चीज़ मैटर करता है और हैंड राइटिंग मैटर करता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी का हैंड राइटिंग लेजिबल है लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है तो उसको घबराने का भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हैंड राइटिंग है। और इसके लिए एक बोला जाता है लाइन कि कंटेंट इज किंग एंड प्रेजेंटेशन इज द क्वीन। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि किंग से भी क्वालिफाई कर जाते हैं, किंग और क्वीन से, तो हाँ, अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये चीज़ भी है। और क्योंकि क्या है ना सर कि अभी जेपीएससी में 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो वो किंग और क्वीन तो आपको परफेक्ट रखना ही पड़ेगा। रखना पड़ेगा यहाँ पे। आपका जो प्रेजेंटेशन है और अपने दूसरा क्या बताया, कंटेंट और कंटेंट, प्रेजेंटेशन। हाँ, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, वो बिल्कुल ज़बरदस्त होना ही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इस बार तो मैं देख रहा हूँ मेरे एक आध फ्रेंड तो 0.25 से भी रह गए हैं उनका very सिलेक्शन। unfortunate। वेरी अनफॉर्चुनेट, नो डाउट। तो वो शायद हो सकता है थोड़ा हैंड राइटिंग और भी अच्छा होता, बिल्कुल। तो वो 0.5 का जो आपने बिल्कुल। फॉर्मूला दिया है वो बिल्कुल। बिल्कुल काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग अब आते हैं जीएस पेपर की तरफ, मेंस का। जी। जैसे यहाँ पे हम लोग सब जानते ही हैं कि 4 जीएस का पेपर है। आपका हिस्ट्री जियोग्राफी हो गया पेपर 3, पेपर 4 हो जाता है पॉलिटी पब्लिक, 5th हो जाता है इकोनॉमिक्स, और 6 हो जाता है साइंस। तो आपका ये सारे सब्जेक्ट में हम लोग एक एक करके जीएस पेपर को जानेंगे कि आपका स्ट्रैटेजी कैसा था, जी। किस तरीके से आप इन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए स्ट्रैटेजाइज किए थे। तो हम लोग पेपर 3 का बात करते हैं, जो कि हिस्ट्री और जियोग्राफी का था। तो उसको किस तरीके से आपने हैंडल किया? और मुझे तो लगता है कि बैक कैमरा में हम लोग बात कर रहे थे, तो आप शायद ऐसा भी नहीं है कि पहले से कर रहे थे मेंस का तैयारी। जी हाँ, वो जैसे वही मेंस 52 का days, रिजल्ट आया, हाँ, तो वो 52 डेज का जो समय था उसी के बीच फिगर आउट किया कि कैसे कैसे ये कर सकते हैं। तो ऐसे तो मेंस का सिलेबस देखने में बड़ा ही विशाल विकराल बड़ा है। हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन ठीक से किए, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन ठीक से किए, तो आपको बहुत सारा सेगमेंट दिखेगा जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, किए हुए हैं। हाँ, आपको उसमें क्या करना है कि 40 मार्क्स का जो डिमांड है
तो 700 वर्ड्स, 750 वर्ड्स, 800 वर्ड्स उस पे अपने कंटेंट को लेके जाना है और उसमें प्रेजेंट करके करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें GS1 का मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि जैसे उसमें 4 सेक्शन है हिस्ट्री, तो पहला एंशिएंट वाला, फिर मेडिवल वाला, मॉडर्न और फिर एक झारखंड। तो ऐसा सबने कहा कि झारखंड का सेक्शन करने पे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा ऐसे होगा, और ये बात सही भी होगा, मैं सर्टेन नहीं हूँ। लेकिन जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं सोचा पहले तो मैं बेयर मिनिमम 4 पेपर का ऐसा कंटेंट प्रिपेयर कर लेता हूँ कि मैं वहाँ पे जाके ब्लैंक ना हो जाऊँ, मुझे कंफर्टेबली कोई भी क्वेश्चन आए तो वो टैकल कर सकूँ। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पहले से करा हुआ था, एंशिएंट करा हुआ था, मिडाइवल का पोर्शन वो 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड नहीं था। तो जैसे 4 सेक्शन में मैंने 3 सेक्शन सुना, पहला मॉडर्न इंडिया, दूसरा एंशिएंट और तीसरा वो झारखंड वाला सेक्शन। मिडाइवल मैंने छोड़ दिया। ओके, तो आप 3 सेक्शन को लेकर चल रहे थे जी। जबकि मैं कई बार सुना हूँ लोगों के द्वारा कि कोई भी 2 सेक्शन चूज कर लो, क्योंकि 4 क्वेश्चन से मतलब 4 सेक्शन से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 अटेम्प्ट करना होता है, तो कोई भी 2 सेक्शन को चूज कर लो आप, उससे काम आपका बन जाएगा। ये मेरा बहुत पर्सनल ओपिनियन है कि बड़ा रिस्की है बड़ा रिस्की है, क्योंकि हमें 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स जैसा यूपीएससी में आता है वो नहीं लिखना है यहाँ। सही बात है। हमें 700 to 800 वर्ड्स लिखने हैं वहाँ पर। तो अगर कोई इस तरह से नैरो टॉपिक चूज कर लिया गया सिलेबस से, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही पार्टिकुलर, तो वहाँ पे फिर फंस जाएंगे। जैसे इसी बार ओरिजिन पूछ लिया, मतलब आईवीसी का ओरिजिन पूछ लिया, तो वो काफी 40 मार्क्स के लिए वो चैलेंजिंग था एकदम। तो वो एक है। फिर उसी में GS पेपर 1 में ही ज्योग्राफी का एक सेक्शन है। हाँ, तो इसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ज्योग्राफी में एक फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है, वहाँ पे बड़ा स्कोप है कि आप डायग्राम बना सकें, फ्लो चार्ट बना सकें, प्रेजेंटेशंस पे आप मार्क्स फिच कर सकें। तो मैं सलाह दूंगा कि वो सेक्शन को नहीं छोड़ना चाहिए, वो सेक्शन को कर लेना चाहिए। तो एक फिजिकल ज्योग्राफी वाला था और फिर एक सेक्शन था झारखंड वाला। तो ज्योग्राफी में मैंने फिजिकल अटेम्प्ट किया था एक, और झारखंड किया था, और एक इंडियन वाला शायद नहीं करा था। इंडियन वाला नहीं करा था। तो ये आपका मतलब 3 सेक्शन आप लेकर चल रहे थे ये दोनों में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जी। अच्छा, और फिर अगर हम लोग बात करें पॉलिटी पब्लिक का, तो उसमें आपका किस तरीके का स्ट्रेटजी था? पॉलिटी और पब्लिक में तो कुछ अलग ही सा मेरे साथ हो गया था। स्ट्रैटेजी तो बनाया था बट उस तरह से हो नहीं पाया था। अच्छा, हाँ बताइए प्लीज। पब्लिक में ऐसा था ना कि जैसे 6th जब PSC तक क्या था कि पॉलिटी और पब्लिक के लिए अलग अलग खंड बनाए जाते थे। बिल्कुल वैसे जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के आते हैं। और फिर 7th में क्या किया था कि मिला दिया था जी। तो बहुत कंफ्यूजन था कि क्या करे। एक बार तो मैंने कहा था कि पब्लिक छोड़ दे, लेकिन फिर 6th को देख के डर भी लग जाता था कि अगर खंडन हो गया तो फिर हम फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो पॉलिटी, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस पहले से प्रिपेयर्ड था, तो ये 52 डेज का जो समय था उसमें हार्डली मुझे लगता है 1 से 2 दिन पढ़ा हूँगा मैं पॉलिटी को। तो पब्लिक ही मैं प्रिपेयर किया था बहुत ज़्यादा। लेकिन एग्जाम हॉल में क्या हुआ कि जब ऑप्शन था कि पॉलिटी या पब्लिक कुछ भी कर सकते हैं, तो पूरा पॉलिटी लिख दिया। उसमें आपकी जो बैकग्राउंड है या फिर बेस जो मजबूत है, वही मेरा जो है हाथ उधर ही चला गया होगा। बिल्कुल ऑब्वियस बात है। आप पॉलिटी को बिल्कुल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑप्शनल सब किए हो, तो फिर नेचुरली उधर वो था, टिल्ट हो ही जाता है। हो ही गया था। बहुत सारा आर्टिकल्स याद नहीं आ रहा था बट वही देखा। नहीं, बहुत बढ़िया सर। और फिर इकोनॉमिक्स का कैसा? इकोनॉमिक्स देखिए सब्जेक्ट बड़ा चैलेंजिंग है। इकोनॉमिक्स मेरे लिए थोड़ा सा डाइसी था। अच्छा। और मार्क्स भी मुझे उसमें और GS के कंपैरिजन में कम ही मिले हैं। 108 नंबर मिला मुझे। तो हाँ, बट उसको भी डील करने के लिए ये था कि जो मेन जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उस पर ये करके और कवर करके वो करना था। जैसे LPG वाला ये था, और फिर दूसरा इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान तो वैसे लास्ट ईयर था। इसमें आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड पे था। हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला। ये सब काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि डाटा इसमें चाहिए भर। हाँ, डाटा चाहिए। तो डाटा लिखा था बट उतना ज़्यादा शायद नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मार्क्स भी नहीं मिलेगा। नहीं, कोई नहीं। वैसे ये जो इकोनॉमिक्स का है सर, सभी लोग डरे रहते हैं इस पेपर से, ये तो है। तो वो है। हाँ, बट इस पे मार्क्स और बढ़ाया जा सकता था। जैसे एग्जाम के बाद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में मुझे लगा कि हाँ,
और ज़्यादा ग्राफ्स का यूज़ कर सकते थे ओके और डाटा स्टैट्स का, और बहुत ज़्यादा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो भी रिपोर्ट्स निकालते हैं वो ओके सब यूज़ कर सकते थे। ओके, चलिए ठीक है सर। और फिर हम लोग आते हैं साइंस में। साइंस तो बाकी सब से भी अलग हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाता है। जेपीएससी मेंस का सिलेबस, हाँ। बायोलॉजी का सिलेबस जो होता है 12th क्लास का, वो कुछ काफी- सेक्शन तो उसमें कई बुक में मिलते भी नहीं है कि मिलते भी भाई नहीं है, इसको कहाँ से exactly। पढ़े। तो हाँ, तो वो आपका कैसा तैयारी था, कैसे आप देखिए, और ये एक ऐसा सेक्शन है हाँ जो सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन होता है, जैसे यूपीएससी का हो गया और क्या दूसरे स्टेट पीसीएस का, ये सेक्शन आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ता जी। है, और ये प्री और मेंस के बीच ही करना था। हाँ हाँ तो इस सेक्शन के लिए मैंने नीट जो एग्ज़ाम होता है, ओके तो वो टीचर्स जैसे एक ऋतु अग्रवाल मैम, तो उनका लेक्चर्स देख सब के न्यूज़ सोच रहा कि यूट्यूब हाँ, पे ओह तो उस पर रिलाई करा था मैंने हाँ। और उधर से कवर किया था। Great. हालांकि फॉर्चुनेटली जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था, Question और नहीं अपने था। पास ऑप्शन था कि नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, Attempt किया जा तो सके। एक तरह से रिलीफ था। हाँ। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि टेक्निकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो एक तरह से मैथ्स जैसे होते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड, अगर वो पूरा लिख दिया आपने तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे मिल आपको। जाते हैं। जी। तो इस तरीके से आपका मतलब पूरा मेंस का पेपर का स्ट्रेटजी था। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप भी सर के जैसा जो है अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं, उसको फॉलो करें, है ना। सिलेक्शन होता है और होगा भी। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, जो कि हमारा जेपीएससी का पीटी मेंस और उसके बाद इंटरव्यू का फेज आता है। जी। तो थोड़ा इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ बताइए हम लोग। हाँ, इंटरव्यू में मेरे साथ अभी काफ़ी लकी सा रहा था इंटरव्यू मेरा। अच्छा अच्छा, आप बोर्ड आपका कौन सा था वैसे? चेयरमैन सर। अच्छा, चेयरमैन सर गए। जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो उस बोर्ड में मेरे साथ एक अच्छा चीज़ ये हुआ कि हम इंटरव्यू मेन जो मेरा था, उससे पहले पीयर ग्रुप में हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए थे, ओके। और काफ़ी बढ़िया पीयर ग्रुप बन गया था हमारा। हम्म। तो उस पीयर ग्रुप में हम लोग क्वेश्चन पूछा करते थे एक दूसरे से, और जो हमारा डैफ तो नहीं बनता है इसमें, हाँ। लेकिन हाँ वो हाईलाइटेड कीवर्ड्स होते हैं आपसे एसोसिएटेड, हम्म। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग फ्रेम करते थे, कुछ खुद फ्रेम करते थे, कुछ चैट जीपीटी से फ्रेम करते थे। ओके। तो वहाँ पे जो मेरा डिस्कशन होता था, क्वेश्चंस था, मेन इंटरव्यू में अगर मेरे से 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया था, तो लगभग 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो पीयर ग्रुप में डिस्कस हो चुका था। ओके। तो ये मेरे लिए इंटरव्यू में वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो गया कि उसको मैं जवाब दे पाऊँ। तो हालांकि जब मैं जवाब दे रहा था वहाँ पे, तो मुझे लगा आने के बाद कि और उससे बेटर जवाब दे सकता हूँ, अच्छा। लेकिन वो मुझे लगता है कि सफिशिएंट, इसीलिए मुझे 79 मार्क्स भी मिले हैं इंटरव्यू में। ओह यार ग्रेट, मतलब 79 मार्क्स। जी। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये काफ़ी अच्छा मार्क्स है सर। जी। हम्म। तो वो मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे से वहाँ पे जवाब नहीं दे पाया, लेकिन क्योंकि वो प्रिपेयर्ड थे और उसी तरह का आंसर निकला भी था मेरे से, तो वो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो जो मतलब आपका पीयर ग्रुप का तैयारी जो था जी, वो जैसे इसलिए एक है। स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, लॉर्ड एक्टन का एक स्टेटमेंट पूछा गया था मुझसे, अच्छा। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट। एब्सोल्युटली। इसका जो क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट मैंने बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर लिया था। पीयर ग्रुप में ही किसी ने मुझसे पूछ लिया था, ओके। और उसमें मैंने क्वार्टिलिया को कोट करके जवाब दिया था कि जैसे उन्होंने पूछा कि आप कितने हद तक इससे अग्री करते हैं, तो मैंने बोला कि टू सम एक्सटेंट सर, क्योंकि यस करप्शन तो है, हाँ। लेकिन क्या कर सकते हैं उससे लड़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। Exactly. तो क्वार्टिलिया का वो स्टेटमेंट बोला था मैंने कि अगर हनी टंग में, इफ देयर इज हनी इन द टंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो दैट पर्सन इज टेस्टिंग द हनी और नॉट। सिमिलरली जब पावर किसी के पास होता है, तो वो यूज़ कर रहा है कि मिस यूज़ कर रहा है, ये जानना बहुत मुश्किल है। तो फिर वो बताया, और फिर एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली में वो हिटलर और मुसोलिनी का एग्जांपल याद आ गया कि कितना डिवास्टेटिंग वर्ल्ड वॉर हुआ जब एब्सोल्यूट पावर। तो इस तरह का जवाब, क्योंकि ये प्रिपेयर्ड था, तो वहाँ पे नेचुरली नहीं आया मेरे को, मतलब हाँ। वो प्रिपरेशन पहले से था। तो हाँ मतलब ठीक है, आपने जवाब तो उसको अच्छे हाँ। से दिया, हाँ। वो सबसे बड़ी बात है। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपने मतलब द बैक बेंचर क्लासेस का जो इंटरव्यू बुकलेट था जी, उसको रेफर किया था आपने? मैं ये शुरू में आपको अच्छा। थैंक्स करता हूँ। नहीं, कोई अभी नहीं। मैं थैंक्स करूँगा। अरे congratulations टू द आपको। बैक बेंचर्स ग्रुप की, वो जो ट्रांसक्रिप्ट था कहीं नहीं मिल रहा था, हाँ। बस बैक बेंचर्स का ही वो था। जी, तो जी। मैं उसको यूज़ किया था, और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें रिपीट भी हुए थे, और उसका यूज़ करता था मैं। जैसे पीयर ग्रुप था, तो अच्छा, उसमें क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस करने में बहुत सारा। हाँ, क्योंकि हमने वो PYQ के जैसा ही मतलब जी, अभी तक बिल्कुल। ऐसा कॉन्सेप्ट इंटरव्यू के लिए नहीं आया था, बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग खाली भी थे मेंस देकर। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया कंपाइलेशन था। हाँ, वो कंपाइलेशन किया गया था।
तो चलिए सर, थैंक यू। आप Thank you, sir. इतने अच्छे से सब चीज़ को डिस्क्राइब किया आपने, और मैं तो चाहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके थोड़ा सा बच्चों को और भी गाइड कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जैसे पॉलिटी पॉवेट में ही आपका बहुत अच्छा पकड़ है, जी। तो वो सब्जेक्ट को भी कभी हमारे जो व्यूवर्स हैं जो पीएससी में जो जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा गाइड कीजिए। मैं बिल्कुल, तो बिल्कुल, चाहूँगा कि थोड़ा मुझे सा बहुत समय खुशी निकाल के। होगी, सर। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू आपको वंस अगेन अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आने के लिए, और हम आशा करेंगे कि आप व्यूअर्स को हमारा थोड़ा समय दें, बिल्कुल। तो थोड़ा सा गाइड करें, है ना। बाकी सर चलते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे, और ठीक है, आप सभी लोग अपना और अपने का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, ठीक।